गुड आफ्टरनून। 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे मानव श्वसन तंत्र की संरचना, मानव श्वसन की क्रियाविधि और धूम्रपान हमारे लिए क्यों हानिकारक है। इसकी बात हमने पिछली वीडियो में की। धूम्रपान मानव के लिए क्यों हानिकारक है, देखिएगा, ये आपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया। मैं 2 मिनट इस पर आपसे बात करता हूं। जितने भी धूम्रपान के जो पाउच होते हैं विभिन्न प्रकार के, चाहे वो गुटके में विभिन्न प्रकार के नाम है, मैं इतना जानता नहीं हूं, बाकी जैसे गुटके में 2-3 पाउच, जैसे क्या नाम है, बिमल, शायद पान मसाला है वो, तो तानसेन, रजनीगंधा, न जाने क्या क्या, इन सब पे, इसके अलावा जो जर्दा आता है, सिगरेट है, बीड़ी है, तंबाकू है, इन सब पे लिखा होता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे कर्क रोग होता है। कर्क मतलब कैंसर। लेकिन फिर भी हम मतलब बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं, जबकि अच्छी चीज नहीं है। अब अच्छी चीज नहीं है, वैसे तो सरकार को लगा देनी चाहिए, लेकिन सरकार इस पर रोक नहीं लगाती, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी धूम्रपान पर, शराब पर, पेट्रोल, डीजल, इन पे ही प्राप्त होती है, क्योंकि जो भी सरकार का बजट है वो यहीं से ज्यादा बनता है। ठीक है, तो धूम्रपान क्यों हानिकारक है, उसमें भी प्रमुख रूप से सिगरेट या धुआं वाले जो भी सिगरेट, बीड़ी, चिलम, सिगार, विभिन्न प्रकार के ऐसे जो धूम्रपान वाले पदार्थ है वो सबसे ज्यादा हानिकारक है। क्योंकि जो धुआं आपकी श्वास नली को पार करती है, श्वास नली के अंदर पक्षमाव यानी सीलिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर। ये जो सूक्ष्मांकुर है ये धुएं से क्या है कि नष्ट हो जाते हैं, जिससे वायु जो जाती है वो ठीक तरह से फिल्टर नहीं हो पाती, और इसके कारण ही श्वास नली या फेफड़ों का कैंसर प्रमुख रूप से होता है। इसलिए धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, स्मोकिंग प्रोहिबिटेड इसलिए माना जाता है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा निषेध करना चाहिए। आज के टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं। आज के टॉपिक पर मैं बात करूंगा बेटा रक्त नलिका और हृदय। अब मैं नए टॉपिक की ओर चल रहा हूं, और इस टॉपिक को हम कह सकते हैं मानव वहन तंत्र। वहन का मतलब जिसमें पदार्थ बहते हों और पदार्थ को बहने के लिए सहायक कोशिकाएं काम करती हो, वो सब इसके अंदर आते हैं। तो आज का टॉपिक है मानव वहन तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेशन बाय ह्यूमन बीइंग्स, मानव वहन तंत्र। मानव वहन तंत्र के अंदर देखो, हम अध्ययन करेंगे किसका। नंबर 1 रक्त, दूसरा अध्ययन करेंगे रक्त वाहिनी, और तीसरा अध्ययन करेंगे हृदय। ये सब वहन तंत्र के अंदर आते हैं। अब ध्यान से सुनना, मानव शरीर में रुधिर परिवहन के द्वारा भोजन का पाचित पदार्थ, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ का परिवहन होता है। यानी रक्त के कौन कौन से फंक्शन है, उन सब के बारे में बात करेंगे। मानव का जो रक्त है वो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक। तो एक एक पे बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रक्त की। रक्त, ब्लड। देखिए, मानव शरीर में वहन तंत्र का सबसे मुख्य घटक रक्त है। यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक
कनेक्टिव वैस्कुलर टिश्यू क्या है? ब्लड है। रक्त शरीर की जितनी भी रक्त वाहिनियां हैं उन रक्त वाहिनियों में बहता है और इसके साथ अवशोषित किया गया भोज्य पदार्थ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों का वहन होता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन किए जाते हैं। ये सब किसके माध्यम से होता है? रक्त के माध्यम से। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यानी मानव का जो शरीर है ये 7.0 से 7.8 पीएच वैल्यू के मध्य काम करता है और 7.0 और 7.8 का जो मध्य है, मध्यमान है, औसत है, वो 7.4 होता है। तो हम कह सकते हैं कि मानव के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव में जो रक्त है वो हल्का क्षारीय पदार्थ है, ठीक है। भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है, गैसों का परिवहन करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है, ठीक है। शरीर का तापमान नियमित रखता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्य हैं जो रक्त के अंदर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यूनोलाइजेशन, ठीक है, उस प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर भी हम देखें तो विभिन्न प्रकार के जो एंटीबॉडीज, एंटीजेंस हैं, इनका जो परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी ब्लड के माध्यम से होता है। अब ब्लड केवल ब्लड ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, उनके बारे में आपसे मैं अभी बात करता हूं। तो यहां आप एक छोटा सा टॉपिक पहले रक्त के बारे में जान लें, रक्त के कार्य पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लें कंटिन्यूटी में, और आप यहां लिख लें। नंबर पहला कि जो रक्त है वो खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। कौन करता है? रक्त। यानी हम कह सकते हैं यहां पर रक्त के कार्य। दूसरा, रक्त गैसों का विनिमय, गैस मतलब O2 व CO2, गैसों का विनिमय करता है। सभी प्रकार के पोषक पदार्थ, औषधि, ठीक है, तथा अन्य पदार्थों का परिवहन करता है। शरीर में जितने भी हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, शरीर में बनने वाले हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन रक्त द्वारा होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त हल्का क्षारीय तरल पदार्थ है, ठीक है। और एक लाइन सबसे प्रारंभ में लेनी है, रक्त है क्या? रक्त एक प्रकार का
तरल संयोजी ऊतक है जिसके द्वारा विभिन्न पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है, तो ये रक्त संबंधी टॉपिक है और ये सब आपको ध्यान रखना है। अब रक्त में केवल रक्त का मतलब रक्त ही काम नहीं करता, रक्त में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के घटक हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं। जैसे रक्त प्रमुख रूप से दो पदार्थों का बना है, एक होती है प्लाज्मा और एक होती है रक्त कणिकाएं। इनके बारे में बात करता हूं। देखो आपसे ये आपका टॉपिक यहाँ ये क्लियर 5-6 पॉइंट है, इनको लर्न करना समझना। आगे देखिएगा, देखो मैं रक्त का पूरा वर्गीकरण समझा देता हूं आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। देखिए, तो सबसे पहले मैं देखो यहां लेता हूं रक्त। रक्त प्रमुख रूप से दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है, यानी रक्त के प्रमुख दो घटक होते हैं। पहले घटक का नाम है प्लाज्मा और दूसरे घटक का नाम है रक्त कणिकाएं। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये जो प्लाज्मा होता है ये पूरे रक्त का 55% भाग होता है। संपूर्ण रक्त का 55% भाग प्लाज्मा है। प्लाज्मा एक प्रकार के हल्के पीले रंग का द्रव है और इसका भी प्रमुख कार्य कि विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ, विभिन्न प्रकार के यानी बशीय कण, बशीय अम्ल, कुछ खनिज लवण, इनका परिवहन करने का काम प्लाज्मा का है। ठीक है, जैसे हमें मैं लसी के बारे में और पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। लसी का क्या है? लसी का भी प्लाज्मा की तरह ही एक पदार्थ है। लसी का भी प्लाज्मा की तरह एक पदार्थ होता है जो WBC की जो कोशिका है, श्वेत रक्त कणिकाओं की छिद्रित कोशिकाओं से स्रावित होती है। उसकी भित्तियों के मध्य से निकलने वाला जो पदार्थ है वो लसिका है। उसका काम भी वसा का परिवहन करना है। कहने का मतलब जो लसिका है वो ऐसे पदार्थों का परिवहन करती है जिनका परिवहन रक्त या प्लाज्मा के द्वारा नहीं होता। तो लसिका के बारे में 2 लाइन बाद में बताऊंगा। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग हल्के पीले रंग का द्रव है और यह भी पदार्थों के परिवहन में सहायक है। अब इसका दूसरा पार्ट है रक्त कणिका। ये कितना भाग हो गया? सिर्फ 45%। ठीक है, कहने का मतलब पूरे रक्त की बात करें। देखो बेटा, आपने रसगुल्ला गुलाब जामुन खाए होंगे, तो रसगुल्ले गुलाब जामुन में जो रस की बात कर रहा हूं वो रस क्या है? प्लाज्मा है। क्या है वो? प्लाज्मा है। और उसके अंदर जो गुलाब जामुन के अंदर जो पीस रखे हुए हैं, ठीक है, गुलाब जामुन, वो कणिकाएं हैं। क्या है वो? कणिकाएं। जैसे गुलाब जामुन है, रसगुल्ले की बात करें तो रस क्या है? प्लाज्मा। गुल्ले क्या है? रक्त कणिका। जैसे एक पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ाया होगा, जैसे मैं आपको आगे भी बताऊंगा प्रजनन तंत्र के अंदर, जैसे सीमन होता है, सीमन मतलब वीर्य। तो वीर्य में भी क्या होता है? एक तरफ पदार्थ है सीमन और एक तरफ उसमें पाई जाती है शुक्राणु। तो वो रसगुल्ले के द्वारा समझना होगा। रस है वो तो सीमन है जो शुक्राशय से निकल रहा है, लेकिन उसमें पाए जाने वाले जो शुक्राणु है, स्पर्म है, वो यानी उसमें पाए जाने वाले पदार्थ हैं, वो रस के द्वारा पोषण लेते हैं और उससे वो ऊर्जावान बने रहते हैं। क्योंकि शुक्राणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत अधिक होती है, वो ऊर्जावान होती है, इसलिए उनमें गतिशीलता पाई जाती है। ठीक है, तो ये वो भी एक ब्लड का पार्ट है।
शुक्राणु जो बनते हैं वो भी ब्लड का पार्ट है और वो ब्लड के द्वारा ही उनका फॉर्मेशन होता है। आगे टॉपिक आएगा प्रजनन तंत्र, उसमें मैं आपसे डिटेल बात करूंगा। रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं देखो बेटा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 लाल रक्त कणिका, ठीक है। चलो मैं शॉर्ट में लेता हूं जगह, RBC, दूसरी कणिका है WBC और तीसरी कणिका है प्लेटलेट्स, ठीक है। RBC को कहते हैं लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कैपिलरीज, रेड ब्लड कैपिलरीज। WBC श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड कैपिलरीज। और प्लेटलेट्स होते हैं बिंबाणु। क्या होते हैं? बिंबाणु। तो इनका नाम है लाल रक्त कणिका, इनका नाम है श्वेत रक्त कणिका और इनका नाम है बिंबाणु। चलिए, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इरिथ्रोसाइट सेल। और जो डब्ल्यूबीसी है उनको कहते हैं ल्यूकोसाइट। और जो बिंबाणु है इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। और ये बेटा नाम भूलना मत हमेशा, ये आप बीएससी तक एमएससी तक जाएंगे आपके काम आएंगे, आप नीट करोगे उसमें भी आपके काम आएंगे, ठीक है। आप कंपटीशन करेंगे RSIS, वहां भी आपको काम आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन अंदर से बनते हैं। आजकल क्वेश्चन बाहर से नहीं आते कि आरबीसी का नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, आरबीसी का जीवन काल क्या है, सबको पता है 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या है, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, ओपन क्वेश्चन सब जानते हैं। अब क्वेश्चन डीपली आते हैं, ठीक है ना। कोई नहीं पूछेगा रबी की फसल का एक उदाहरण बता दीजिए, है ना। अब तो ये पूछते हैं रबी की फसल में जो भी पाया जाता है उसका प्रमुख स्रोत क्या है, यानी वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, बसा, मतलब उसके बारे में, घटकों के बारे में आजकल तो फॉर्मूले ही पूछने लग गए, हाँ, कि स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स के फॉर्मूले पूछने लग गए। तो आजकल आपको ज्ञान है ना डीपली लेना पड़ेगा। अब कोई नहीं पूछेगा कि बारिश कहां से होती है, सबको पता है बादल से होती है। प्रक्रिया भी नहीं पूछते कि बारिश की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्वेश्चन बहुत तरीके से बनते हैं, ठीक है, कंपटीशन के लिए। तो यहां आरबीसी, लाल रक्त कणिका, इरिथ्रोसाइट एक ही बात है, तो ये इनके नाम है सामान्य। अब एक एक के बारे में बात की जाए, जैसे आरबीसी है क्या, तो एक एक दो कार्य सबके आपको याद होने चाहिए। लेकिन पहले सबसे पहले विशेषता थोड़ी सी कि आरबीसी को लाल रक्त कणिका कहते हैं, इनका सामान्य नाम इरिथ्रोसाइट है और इनका जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। अब 120 दिन का मतलब क्या हुआ? हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी की संख्या बिलियंस में है, करोड़ों अरबों पाई जाती है। और ये आरबीसी का निर्माण कहां होता है? लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो। और सबसे ज्यादा आरबीसी हमारी जो जांग है, फीमर है, इसका अस्थि मज्जा है, रेड बोन मैरो, इसमें सबसे ज्यादा आरबीसी बनती है, डब्ल्यूबीसी बनती है। और प्लेटलेट्स का निर्माण भी यही होता है, लाल अस्थि मज्जा के अंदर इन सब का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, ठीक है। तो जीवन काल आरबीसी का 120 दिन और डब्ल्यूबीसी होती है, इनका जो जीवन काल है वो 10 दिन और प्लेटलेट्स का जीवन काल भी 7 से 10 दिन होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, यदि हम कहें आरबीसी तो केंद्रक विहीन कोशिका है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केवल ऊंट, देखा है ऊंट, रेगिस्तान का जहाज, ऊंट के रक्त की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और एक अफ्रीकन जो जंतु है उसका नाम है लामा, लामा में भी उसके रक्त में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है।
लेकिन मैं मानव की बात करूं तो मानव का जो रक्त है, रक्त की आरबीसी है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, मिस केंद्रक विहीन कोशिका है। जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक युक्त कोशिका पाई जाती है, तो डब्ल्यूबीसी को वास्तविक कोशिका भी कहते हैं। इसी प्रकार प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, तो जीवन काल हो गया। इन तीनों का निर्माण ही लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा को कहते हैं रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो। ठीक है, तो ये बात हुई। अब इनके कार्य याद रख लो दो। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको आरबीसी का कार्य। आरबीसी का कार्य, आरबीसी का प्रमुख काम है गैसों का विनिमय करना, पोषक पदार्थों का परिवहन करना। क्योंकि हम जो श्वसन लेते हैं नाक के द्वारा ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन रक्त में जाने के बाद हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचती है। जब किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है तो उसके रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण उसका रक्त पीला पड़ता है। रक्त की कमी नहीं होती कभी भी, हीमोग्लोबिन कम होता है, ये ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, रक्त कम नहीं होता। रक्त तो उतना ही है, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब कहते हैं खून की कमी। क्योंकि हीमोग्लोबिन तो वर्णक है जो वास्तव में रक्त को लाल रखता है, बाकी रक्त का रंग तो पीला है। रक्त में जितना हीमोग्लोबिन होगा उतनी ही उसकी कैपेसिटी होगी कि पदार्थों का परिवहन कर सके। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन जो है आरबीसी के माध्यम से होता है। पोषक पदार्थों का परिवहन होता है, गैसों का विनिमय होता है, उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन भी आरबीसी के द्वारा होता है। ठीक है, नोट कर लेना। डब्ल्यूबीसी का कार्य, डब्ल्यूबीसी देखिए एक प्रकार की हमारी जो सोल्जर्स कोशिकाएं हैं, लड़ाकू कोशिकाएं हैं, हमारी बॉडी के सैनिक हैं। हमें रोगों से बचाने का काम डब्ल्यूबीसी करती है। यदि आपकी डब्ल्यूबीसी मजबूत है ना, तो कोरोना क्या, कोरोना का बाप आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये ध्यान रखना। डब्ल्यूबीसी हमारे सैनिक है, हमारे गार्ड हैं। और आपकी डब्ल्यूबीसी मजबूत किससे होगी? अच्छा खाने पीने से, आपकी दिनचर्या अच्छी रखने से, आपको योग व्यायाम करने से। लेकिन केवल योग व्यायाम से कुछ नहीं होगा, अंदर डीजल डंका नहीं डलेगा ना, तो खाना भी पड़ेगा आपको। सलाद खाइए, फल खाइए, दूध पीजिए, गंदी चीजें सब छोड़ दो। गंदी चीजों का मतलब धूम्रपान, गुटखा, पान मसाला जो होते उल्टे सीधे, इनको छोड़ दो सबको। ठीक है, और जहां तक हो सके कोशिश करें कि शुद्ध शाकाहारी बने। जहां तक कोशिश की बात कर रहा हूं, कोई और अन्य चीज खाता है जो हमारे पुराने मानव खाते थे हजारों साल पहले, क्योंकि हजारों साल पहले अनाज नहीं था तो मजबूरी में खाना पड़ता था। उस समय अनाज नहीं था, फसल नहीं होती थी, तो वो प्रॉब्लम अलग है। आज जो खाते हैं वो अपवाद मानिएगा, लेकिन फिर भी मैं मना नहीं कर रहा। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए जो भी चीज होती है उसको खाना जरूरी, ताकि संतुलन बना रहे। नहीं 100% यदि सभी वेजिटेरियन होंगे तो सोचिएगा महंगाई और बढ़ जाएगी। इसलिए जो जैसा चल रहा है चलने दो, आप अपना ध्यान रखें। तो डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर को मजबूत करने का काम करती है, कुल मिलाकर रोगाणुओं से सुरक्षा। छोटी सी लाइन बता रहा हूं, डब्ल्यूबीसी मानव शरीर में रोगाणुओं से सुरक्षा करती है, हमें बीमार से बचाती है। हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरक्षा क्षमता, उसको मजबूत करती है, वो डब्ल्यूबीसी है। कि डब्ल्यूबीसी का पूरा बताऊंगा। डब्ल्यूबीसी, आपने कभी ब्लड की जांच करवाई होगी तो बहुत सारे आपको लाइन दिखेंगे, ब्लड की जांच करवाई, ये क्या है? ये सब डब्ल्यूबीसी के पार्ट हैं। ऊपर से आप शुरू करना, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इशिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सब डब्ल्यूबीसी के पार्ट। डब्ल्यूबीसी से चल रहे हैं। डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तो ये पार्ट है, सब डब्ल्यूबीसी के पार्ट है। नहीं तो अब आप सुन रहे हो ना, एक बार जांच रिपोर्ट देख लो, घर में पड़ी हो तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये सब डब्ल्यूबीसी के पार्ट है। और इसकी जो कोशिकाएं होती है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, कणिका में, एकणिका में, तो इनमें जो अंदर पाए जाते हैं। अब सोचो, ब्लड के छोटे छोटे पार्ट, उनके भी पार्ट और उनके भी पार्ट, तो कितनी छोटी सेल्स होती हैं, देखो आप, और उनका प्रभाव हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है।
ऐसी देखो, जैसे आपने कोरोना नाम सुना है, तो कोरोना वायरस कितना छोटा है, लेकिन देखो पूरा विश्व में उसका तहलका मचा हुआ है, जो हमें आंखों से नहीं दिख सकता। अदृश्य दुश्मन है वो हमारा, अदृश्य दुश्मन, उसको आप देख नहीं सकते। तो WBC ऐसे ही प्लेटलेट्स की कार्य है, प्लेटलेट्स जिसको हम कहते हैं बिंबाणु। और ये प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर, एक सामान्य सुस्थ व्यक्ति के अंदर 1.5 लाख से 3.5 लाख होती है। अब 1.5 लाख मान लो है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। 1 लाख हो जाए, डरने की कोई बात नहीं है। 80,000 हो जाए, बिल्कुल मत घबराना। 50,000 प्लेट है तब भी नहीं घबराना। डॉक्टर हमें बेवकूफ बना देते हैं, क्योंकि उनका जॉब है डराना। लेकिन 50 पे भी नहीं घबराना चाहिए, हमें अच्छा पोषण लेना चाहिए उस जगह। बहुत अच्छे डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि अच्छा न्यूट्रिशन लो, अच्छा पोषण लो, इंक्रीज हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। क्यों कि प्लेट्स का जीवन काल क्या है? 7 से 10 दिन। बनती है, मरती है, बनती है, मरती है। अरे 1.5 लाख मिनिमम होनी चाहिए। 1.5 लाख का मतलब रोजाना 20,000 बन सकती है और 20,000 नष्ट हो सकती है, इसलिए घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपको न्यूट्रिशन अच्छा मिलना चाहिए, पोषण अच्छा मिलना चाहिए। और इसका मेन जो कार्य है वो क्या है? प्लेट्स हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। इनकी संख्या कम हो गई तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। कहने का मतलब आपने ब्लड का भी सैंपल दिया हो, इंजेक्शन की सुई चुबाई और वापस लेते समय रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त बहता रहेगा। रक्त बहने से व्यक्ति की मृत्यु होती है। या फिर आंख, नाक, कान जो है, इनकी पतली पतली रक्त नलिकाएं होती है, उनका ब्लड निकल जाता है। ये प्लेटलेट्स के कार्य है। और बाकी इसके भी और भी बहुत सारी बातें हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। तो यहां मैंने आपको रक्त का पूरा वर्णन किया। अभी मैं आपको WBC के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। फिर मैं आपसे बात करूंगा रक्त वाहिनी यानी धमनी और सिरा में अंतर क्या है, और धमनी और सिरा के बाद में हृदय पर आ जाऊंगा सीधा। हृदय की संरचना, हृदय की कार्य के बारे में बताऊंगा। तो आज के वीडियो में आपसे मैंने रक्त की बात की, रक्त वाहिनी और रक्त की वर्गीकरण की बात की, और इतना ही बता पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव होने के कारण। बाकी मैं तो मेरे टॉपिक पे आ चुका हूं। ये टॉपिक 2 घंटे में पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें चाहे पढ़ना इतना सा हो, लेकिन भूमिका पूरी बनानी पड़ती है। ठीक है, अब आपको मैंने स्टार्ट कर दिया टॉपिक, उसी हिसाब से आप चलते रहें, समझते रहें। जो टॉपिक समझ में आए गोला बना के व्हाट्सएप पे डालना, मैं सॉल्व करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।